गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 के लिए टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स का। वो है, हम आज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारे पास ये यूनिट है +2 की, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फिर हम करेंगे थोड़े से फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर हमारे पास फैराडेज जो लॉज हैं, उसने फैराडेज ने 2 लॉज दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। वो भी हम इस टॉपिक में, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं पुनीत कुमार, लेक्चरर फिजिक्स डाइट हमीरपुर। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो +2 की यूनिट 4 है। यूनिट 4 में से लिया गया है। और ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास यूनिट 4 है। तो मैं थोड़ा सा इस यूनिट को करने से पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें से आपके पास टोटल, हमारे पास इस चैप्टर में से टोटल मार्क्स जो आएंगे हमारे पास, वो 9 मार्क्स का हमारे पास आएगा। जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे 9 मार्क्स के हमारे पास है। तो जो 9 मार्क्स है, तो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, एक नंबर के जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। ये हमारे पास आते हैं 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स के। मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूं। 2 मार्क्स हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और वो 2 मार्क्स का। फिर हमारे पास 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा और ये 3 मार्क्स का हमारे पास आएगा। तो टोटल हमारे पास मार्क्स हो गए 4 + 2 + 3, 9 मार्क्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का बता दिया कि जो हमारे पास यूनिट है, इस यूनिट से हमारे पास 9 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू की हमारे पास 4 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, 4 मार्क्स के। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा
2 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का भी एक, टोटल 9 मार्क्स। तो ये हमारे पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आप लोगों ने कुछ डेली लाइफ में चीजें देखी होंगी, उनका वर्किंग देखा होगा। जैसे हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास हो गए। ये डेली लाइफ में आप लोग देखते आए हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इनकी वर्किंग आपने देखी होगी, सुनी होगी। फिर वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग के बारे में सुना होगा। फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर, ये डेली लाइफ की यूज की चीजें हमारे पास है, जो हम इनके बारे में सुनते हैं, हमने इनकी वर्किंग देखी है। तो ये जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। उसी के ऊपर ही हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या चीज है, ईएमआई क्या है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस शब्द को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखा जाए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक मीन्स ये बना हुआ है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो वर्ड, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट मैग्नेटिज्म। बोलने का मतलब है जो ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इन्हीं दो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक का ही कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हमारे पास जो योगदान रहा है वो रहा है जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी
और माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साथ में इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसका क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है। और साथ में इंडक्शन है। इंडक्शन मतलब कोई चीज इंड्यूस्ड हो रही है, समथिंग इज इंड्यूस्ड। कुछ तो इंड्यूस्ड हो रहा है, वो क्या चीज है? कुछ इंड्यूस्ड हो रहा है। इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन में, जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई कॉम्बिनेशन किया जाता है तो कुछ इंड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडेज ने, माइकल फैराडेज एंड जोसेफ हेनरी ने। तो जो माइकल फैराडेज एंड जोसेफ हेनरी demonstrated in 1830 that electric current is induced in the coils when they are subjected to changing magnetic fields। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है भाई। देखो, माइकल फैराडे माइकल फैराडेज एंड जोसेफ हेनरी demonstrated in 1830, 1830 की बात है। In 1830 that electric current is induced in the coil when they are subjected to changing magnetic fields। तो माइकल फैराडेज एंड जोसेफ हेनरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1830 में कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या होता है दैट इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस्ड होता है किसमें? कॉइल में।
किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। कब? जब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तब जो है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है उस कॉइल के ऊपर। तो आप इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलता है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेना the phenomena in which electric current is generated by varying magnetic fields, by varying magnetic fields is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। क्या बोला है, क्या डेफिनेशन है? देखो, माइकल फेराडेस और हेनरी ने किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है किसी कॉइल में, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो उसी के ऊपर हमारे पास उसको क्या बोला गया है, जो ये फिनोमेना होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, कब? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, दैट इज कॉल्ड EMI। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है हमारे पास? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, और साथ में क्या है, कुछ इंड्यूस्ड हो रहा है, समथिंग इज इंड्यूस्ड, इंडक्शन। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, दोनों का कॉम्बिनेशन किया। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कॉइल में, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, किसी मैग्नेटिक फील्ड एरिया में कॉइल रखी थी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या हुआ, उस कॉइल में कुछ इंड्यूस्ड हुआ, करंट इंड्यूस्ड हुआ, उसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
अब हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया वो डिस्कस करते हैं फैराडेज ने। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडेज ने क्या किया, एक क्वाइल ली, ये क्वाइल ली और क्वाइल को कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। एक क्वाइल ली एंड दैट क्वाइल विल बी कनेक्टेड विद एक गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के साथ उस क्वाइल को कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के साथ इस कॉइल को कनेक्ट किया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया। एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो समझते हैं आप लोग। बार मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल है, दिस इज कॉइल। कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया एक बार मैग्नेट। दिस इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लिया। अब क्या किया, जो बार मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ पोल है इसको मूव किया टुवर्ड कॉइल। कॉइल की तरफ ले आए। इसको मूव किया, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया। जैसे जैसे मैग्नेट जो है कॉइल की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। उन्होंने क्या किया कि बार मैग्नेट को मूव किया, इसको मूव करवाया किसके लिए तरफ, टुवर्ड कॉइल। कॉइल की तरफ को मूव किया। तो जैसे जैसे जो बार मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल के पास आ रहा है, पास जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर।
वहां एक डिफ्लेक्शन हो रही है। कॉइल को लेते चले गए, पास लेते चले, मैग्नेट को कॉइल के पास लेते गए, पास आता गया, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है? इट्स मीन, मतलब क्या है इसका? इट्स मीनिंग, इसका मतलब है कि कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल। फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल, कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है। डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट किया, मतलब कॉइल के अंदर क्या है? करंट। जब ये डिफ्लेक्शन हुआ, फिर क्या किया? उसके बाद मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। मैग्नेट को क्या किया? स्टेशनरी। मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? देयर इज नो करंट, नो करंट। कोई करंट नहीं हुआ। अब जब उसको मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो नहीं हुआ। क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेट को मूव कर रहे थे, नॉर्थ पोल को ले गए, देयर इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हुआ। मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया गया, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मूविंग मैग्नेट करंट इंड्यूस कर रहा है। मूविंग मैग्नेट इंड्यूस्ड करंट। मूविंग मैग्नेट इंड्यूस्ड करंट, जब मैग्नेट को मूव किया गया है तभी जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। अगर स्टेशनरी कर दिया, कोई करंट नहीं हुआ। फिर हम, when the magnet is pulled away from the coil, magnet pulled away from the coil, अब क्या किया? यहां देखो,
मैग्नेट कॉइल के पास ले गए, कॉइल से दूर ले गए, उल्टा ले। फिर क्या हुआ? देयर इज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन। शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, बट अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गए, गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो किया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को हमने फैराडेज ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को साउथ पोल के साथ रिपीट किया। लेकिन जब साउथ पोल के साथ इसको रिपीट किया तो जो उसका जो डिफ्लेक्शन था नॉर्थ पोल से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले नॉर्थ पोल के साथ किया गया, फिर साउथ पोल के साथ डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। और जब स्टेशनरी कर दिया गया फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? द डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर। जितना फास्ट इसको मूव किया गया है उतना ही जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है। इसका मतलब करंट फ्लो किया गया है। द डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लॉन्गर the deflection is found to be longer when the magnet is moved faster. When the magnet is moved faster. Deflection कब हुआ? When the magnet is moved faster. जब मैग्नेट को फास्ट मूव किया तब डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब स्टेशनरी किया तब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? करंट इंड्यूस्ड कब होगा? जब जो होगा देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी जो है वो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो रिलेटिव मोशन जो है वो बहुत जरूरी है फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉइल। रिलेटिव मोशन between magnet and coil induced electric current in the coil.
ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसमें, मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल, तभी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये था हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो फेराडेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कॉइल के पास एक बार मैग्नेट ले आए। जब उसके पास लेते गए उसको, तो क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। फिर उस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेते गए, जब दूर ले गए, देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को साउथ पोल के साथ किया। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब स्टेशनरी होता है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब जो आपके पास मैग्नेट को जितना फास्टर उसको मूव करेंगे उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा जो है उसमें करंट फ्लो होगा। तो बोलने का मतलब है कि रिलेटिव मोशन बहुत जरूरी है। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में इंड्यूस्ड होगा तो उसके लिए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल दोनों में होना चाहिए। अगर आपके पास मैग्नेट फिक्स है, कॉइल को घुमा दो, एक ही बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो बहुत जरूरी है, तभी जो है वो आपके पास क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। इनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट फैराडेज का। बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट वैसे ही है, फर्क इतना है कि जो बार मैग्नेट है रिप्लेस्ड बाय कॉइल। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया था, उन्होंने यूज किया था बार मैग्नेट का। अब क्या किया, जो बार मैग्नेट है इज रिप्लेस्ड बाय कॉइल। रिप्लेस्ड बाय कॉइल, बार मैग्नेट को कॉइल से रिप्लेस कर दिया। वैसा एक्सपेरिमेंट है, क्या है, कॉइल, एक कॉइल है, इसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, और यहां पे क्या ले लिया, पहले हमने बार मैग्नेट लिया था, अब क्या, वहां पे एक कॉइल ले ली। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं।
इसको हम नाम देते हैं C1। ये कॉइल, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। ये C1 कॉइल है, दिस इज C2 कॉइल। अब क्या किया, C2 को मूव किया टुवर्ड्स C1, कॉइल को हमने मूव किया टुवर्ड्स C1। तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन as C2 move towards the coil C1, moves towards the coil C1, the galvanometer shows deflection. Galvanometer shows deflection. As C2 moves towards the coil C1, the galvanometer shows deflection. जैसे ही coil C2 को C1 की तरफ लाए तो galvanometer में एक deflection हुआ। Secondly, when C2 is moved away, जब C2 को हमने C1 से मूव ले गए, दूर ले गए उसको, and C2 is moved away, as C2 is moved away, the galvanometer shows a deflection. The galvanometer shows a deflection in the opposite direction. Very important. क्या हुआ, C1 को ले गए हम इस तरफ, सॉरी C2 को हम ले गए C2, ये C2, जैसे ही इस C2 को हम ले गए किसकी तरफ, C1 की तरफ, क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर क्या किया, इस C2 को इससे दूर ले गए, C2 इज मूव्ड अवे, दूर ले गए इसको। फिर से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव मोशन, यहां भी वही बात आ गई कि रिलेटिव मोशन between coil induces the electric current. Induces the electric current. Relative motion.
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था तब भी इलेक्ट्रिक मोशन का जिक्र हुआ था। किसमें? जब बाहर मैग्नेट को लेके गए थे कॉइल की तरफ, जब रिलेटिव मोशन हुआ तभी कॉइल में क्या हुआ? इंड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रिक करंट। जो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया कॉइल, मैग्नेट को कॉइल से रिप्लेस कर दिया। फिर वैसे ही जैसे ही कॉइल C2 को हम C1 के पास ले आए, एक डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो पास हुआ, इसको दूर लेके गए, देयर इज अगेन रिफ्लेक्शन बट डायरेक्शन अपोजिट थी। इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन, कॉइल्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तभी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। तो ये था फैराडेज का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब उनका एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इनका जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, अब वो देख लेते हैं क्या किया उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया? कॉइल्स ली वैसे ही, एक कॉइल ली जो C1 है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में उन्होंने ली थी। एक कॉइल C1, इसको C1 नाम दे दिया। एक कॉइल ली और एक दूसरी कॉइल जो सेकंड कॉइल थी, वहां पे उन्होंने क्या किया? एक टैपिंग की लगा दी। एक कॉइल और ली, वहां पे टैपिंग की लगा दी। एक टैपिंग की लगा दी, दिस इज योर टैपिंग की। तो टैपिंग की का मतलब क्या है कि जैसे इसको प्रेस करेंगे सर्किट आपका पूरा होगा। टैपिंग की तो की को जैसे हम प्रेस करके होल्ड करेंगे तो क्या होगा? सर्किट पूरा होगा। अब क्या किया कि दोनों कॉइल जो है वो स्टेशनरी है, C1 एंड C2। टू कॉइल्स आर स्टेशनरी। टू कॉइल्स आर स्टेशनरी। प्रेस टैपिंग की को प्रेस किया, इसको प्रेस किया, दबाया। जब इस टैपिंग की को प्रेस किया क्या मतलब? प्रेस करने से क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट, सर्किट आपका कंप्लीट हो गया।
क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। टैपिंग की, जब इसको प्रेस किया तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन शो हुआ। डिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या किया कि रिलीज द टैपिंग की को छोड़ दिया। रिलीज, पहले प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अब रिलीज, टैपिंग की को छोड़ दिया, अगेन डिफ्लेक्शन, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टाइपिंग की को प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। रिलीज कर दिया टाइपिंग की को, अगेन डिफ्लेक्शन हुआ। फिर क्या किया, लॉन्ग प्रेस की को प्रेस एंड होल्ड, की को क्या किया, लॉन्ग प्रेस, की को लॉन्ग प्रेस किया, नो डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब इसको लॉन्ग प्रेस किया, नो डिफ्लेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकला, जो टैपिंग की थी उसको प्रेस करके रखा, सर्किट कंप्लीट हो गया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। फिर टैपिंग की को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। और जब प्रेस एंड होल्ड लॉन्ग प्रेस किया तो क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन जो है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब है कि रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग करंट। नेक्स्ट हमारे पास
लाइट चली का चली रहेगा अगर कॉलेज एक इंटरनेट रहेगा ठीक है चली रहेगा ना रिकॉर्डिंग होगी ना नेक्स्ट अब लेते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो ये थे हमारे पास फैराडेज के 3 एक्सपेरिमेंट, जो फैराडेज ने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और इसको हम डिनोट करते हैं आई डी के साथ। तो पहले ही हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड टाइम द परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। Magnetic flux is the product of magnetic flux is the product of average magnetic field times magnetic field magnetic field times the perpendicular area that it penetrates. Penetrates. जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका प्रोडक्ट होगा ये किसके साथ? परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। या इसको हम एक और डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन the number of field lines मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक लाइन थी पासिंग perpendicular through a surface, through a surface।
यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक की पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस। तो हाँ समझते हैं इसको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम एक एरिया ले लेते हैं, सरफेस एरिया, एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस ले लिया हमने। तो इस सरफेस पे जितनी भी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी भी फील्ड लाइंस जो है वो पेंट्रेट करेगी, एंटर करेगी, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। कोई एरिया है, सरफेस एरिया है, उसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस, जितनी भी लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है हमारे पास, जितनी भी लाइंस हमारे पास एंटर करेगी, पेंट्रेट करेगी थ्रू परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब जैसे हमने एक सरफेस ले लिया है, अब इसके मान लो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक सरफेस। तो इस सरफेस पे देखो यहां कितनी लाइन्स है, 4 लाइन जा रही है, 4 लाइन्स है, L1, एक L1 हो गई, ये L2 हो गई, L3 हो गई, L4 हो गई। मान लो ये 4 लाइन्स है हमारे पास, फील्ड लाइन्स है ये 4, ये एंटर कर रही हैं एक सरफेस एरिया की तरफ जा रही हैं। लेकिन मैग्नेटिक डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पेंट्रेट करेगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहां पे कौन सी है, ये 2 लाइन, 2 लाइन हमारे पास आ रही है। लाइन L2 और जो L3, ये 2 ही लाइंस हैं जो इस एरिया जो हमारे पास है इसके अंदर परपेंडिकुलर जो है वो एंटर कर रही है, पेंट्रेट कर रही है। तो वही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसमें कितनी लाइंस है, 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 2। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 2। डेफिनेशन बोल रही है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, जो नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास पास कर रही है परपेंडिकुलर। अब L1 और L3 ये तो बाहर होगी, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है, ये सरफेस एरिया को एंटर नहीं कर रही है, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जो सरफेस एरिया को ही एंटर कर रही है, जिससे 2 लाइन हमारे पास है। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो बढ़ा देते हैं, एरिया वही रखते हैं। एक नेक्स्ट केस ले लेते हैं, हमने वही एरिया रखा जो पहले वाला था, उस एरिया में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया ना डिक्रीज किया, कुछ भी नहीं किया, उतना ही एरिया है जितना मैंने फर्स्ट केस में लिया है। अब क्या किया है कि यहां जो फील्ड लाइंस है बहुत ज्यादा एंटर करवा दी। बहुत ज्यादा का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर कब होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्गर कब होगा,
जब उसकी जो फील्ड लाइन ज्यादा, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब इसके इसमें देख लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, टू, थ्री। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो ये सरफेस एरिया है उतना ही है जितना हमने पहले केस में लिया था, लेकिन यहां पे अब देखो कितनी लाइंस जो हमारे पास एंटर कर रही हैं जो परपेंडिकुलर है उस सरफेस एरिया के। L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो इस केस में क्या आप देख रहे हैं कि 3 लाइन, ओनली 3 लाइन जो इस एरिया को एंटर कर रही है, परपेंडिकुलर पेंट्रेट कर रही है इस एरिया को। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कितना होगा, 3। इस केस में ये हमारे पास आएगा 3। और जो L1 और L5 है ये तो बाहर रह गई। सिर्फ जो है हमारे पास है, बोलने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग तब होगा जितनी ज्यादा नंबर जो फील्ड लाइंस जो है वो उस एरिया को पेंट्रेट करेगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गर होगा। पहली केस तो होगी। अब हमने क्या करते हैं, एक थर्ड केस लेते हैं, उसमें हम एरिया बढ़ा देते हैं। हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, मोर एरिया, ज्यादा एरिया ले लिया हमने। हमने एरिया बहुत बड़ा एरिया ले लिया, अब हमने एरिया को बढ़ा दिया। पहले हमने एरिया सेम रखा था, अब हमने सरफेस एरिया ही बढ़ा दिया। इस केस में क्या होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही लाइन एंटर करेंगी। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही लाइंस जो है वो एंटर करेंगी, मोर एरिया। अब देखो यहां पे L1 से L2, L3, L4, L5, L6, L7, तो जो एंटर कर रही है कौन कौन सी है, ये L1 से देखिए कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4 5। जितना बड़ा एरिया होगा इसका मतलब है कि मोर लाइन, ज्यादा से ज्यादा लाइन एंटर करेगी, फ्लक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 5 है, या इस केस में 5 है, 5 लाइन एंटर कर रही है, एरिया ज्यादा ले लिया हमने, ज्यादा एरिया ले लिया, मोर एरिया। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, फर्स्ट दो केस को देखो, पहला और सेकंड केस, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फर्स्ट टू केस में, और थर्ड केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो क्या है। फर्स्ट दो केस देखो, पहला और सेकंड केस देखो। पहले केस में क्या किया था कि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, कम, दूसरे में ज्यादा हो गई। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जितनी नंबर ऑफ लाइंस कम होगी उतना ही कम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक
फील्ड्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब थर्ड केस में देखो, एरिया बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा लाइंस जो है वो एंटर करेंगी। कम एरिया होगा, कम लाइंस एंटर करेंगी। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। अब जो हमारी पहली डेफिनेशन थी, जो हमने बताया था कि वो क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, परपेंडिकुलर एरिया दैट इट पेनिट्रेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फाई बी है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है ये, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, जो एरिया है बी ए। ये हो जाएगा आपके पास आई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब ये बी ए कॉस थीटा कहां से आ गया। अब ये समझने वाली बात है कि कॉस थीटा कहां से आ गया। प्रोडक्ट तो है बी और ए का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, एरिया के साथ है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि कॉस थीटा कहां से आया। अब जैसे हमने सरफेस लिया है, कोई भी सरफेस है, हमने एक सरफेस लिया। अब इस सरफेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो बहुत सारी लाइंस आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास की पैरेलल भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, किसी प्रकार से आ सकती है। मान लो एक फील्ड लाइन किस प्रकार से आ गई, डी किसी भी रूप में जा सकती है। जो फील्ड लाइंस है वो एंटर कहीं से भी एंटर कर सकती हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलता है कि फील्ड लाइंस कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस एरिया की, उस सरफेस एरिया के जो परपेंडिकुलर होगी। जितनी लाइन क्रॉस करेंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ लाइंस वही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन जरूरी ही नहीं कि सभी की सभी परपेंडिकुलर हो, कहीं से भी आ सकती है। जैसे इस केस में मैं ले रहा हूं कि एक बी जो है हमारे पास, एक हमने एक लाइन आ गई इस तरह से, और एरिया क्या है, ये आपका एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया हम लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, ये बी है, इसका जो कंपोनेंट होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, कौन सा, बी साइन थीटा। एक कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा जो होगा वो ये होगा बी कॉस थीटा टुवर्ड्स एरिया की अकॉर्डिंग। जहां एरिया है उसकी तरफ को होगा बी कॉस थीटा। क्या है, ये कंपोनेंट है इस बी के, और हमने वही लेना है कौन सा, जो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन है इस वक्त, बी कॉस थीटा। और ये क्या है, थीटा इज द एंगल, ये एंगल है इसके बीच में, बी और ए के बीच में। तो प्रोडक्ट कहां से आएगा, ये बी ए कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा यहां से आया। एक्चुअली कॉस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट है हमारे पास उस बी का, उस लाइन का जो परपेंडिकुलर नहीं थी, उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तुम्हारे पास आ गया ये फाई बी, फाई बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा।
आई बी हो गया बी ए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हुई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? अब डेफिनेशन से देख लो। बी ए है, बी ए cos थीटा है, आई बी है, बी ए cos थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और ए एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई इसकी एसआई में? जो इसकी यूनिट है एसआई यूनिट है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्या हुई? टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो गई टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको बोला गया है वेबर। क्या बोला गया उसको? वेबर। डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी, वेबर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास आ गई है, इसकी जो यूनिट है। इसकी एक अदर यूनिट भी आती है, एक अदर यूनिट है मैक्सवेल। एक और यूनिट है इसकी मैक्सवेल। अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की। इसके जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला इसका फाई बी का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एम एल स्क्र टी माइनस टू ए माइनस वन। एम एल स्क्र टी माइनस टू ए माइनस वन। ये जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब हम एक बॉडी लेके चलते हैं। मान लो वहां पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग पॉइंट से आ रही हैं पूरे सरफेस पे। हमने तो एक सरफेस की बात की थी। मान लो एक सरफेस हमारे पास ये, ये मान लो ये B1 है, ये आपका B2, ये आपका B2, और ये आपका आ गया BI। तो ये एरिया के परपेंडिकुलर, इसका एरिया DA1, DA2, DA3 और DAI। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस केस में वो क्या होगा?
इन जितने भी पॉइंट्स पे हमारे पास आ रहा है इन सबका सम, पहले पे क्या है, जो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है किसका, बी का मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ, परपेंडिकुलर एरिया के साथ, प्लस दूसरे पॉइंट के ऊपर D2 DA2 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में हम लेते हैं जो भी है DI DAI, तो हमारे पास आएगा इस समीशन, जो टोटल बॉडी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, समीशन BI DAI। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कैलकुलेट द फ्लक्स linked with a rectangular coil calculate calculate the flux linked with a rectangular coil rectangular coil of area rectangular coil of area, एरिया हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर। when it is placed when it is placed when it is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla with its plane, फर्स्ट केस में नॉर्मल टू द फील्ड, normal to the field सेकंड आ गया पैरेलल टू द फील्ड,
थर्ड है इंक्लाइंड एट 30 विद द फील्ड। inclined at 30 degree inclined at 30 degree with the field। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब हम इसको करते हैं, फिर जब हम इसको करेंगे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और अच्छी तरीके से जो वो क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्या है न्यूमेरिकल, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेट द फ्लक्स, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कॉइल दी हुई है हमारे पास, उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 10 बाई 40 सेंटीमीटर का एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल दी हुई है। जब उस कॉइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना है, वो 0.5 टेस्ला का है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास 0.5 टेस्ला का दिया हुआ है प्लेन के साथ। तो हमें इसका फ्लक्स जो वो कैलकुलेट करना है। एक तो हमें नॉर्मल टू द फील्ड लेना है, दूसरा पैरेलल टू द फील्ड, और थर्ड हम करेंगे इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द फील्ड। तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास गिवन है। और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 इंटू 40। जो हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ द कॉइल, ये हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है हमारे पास। कितना है ये, 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया अब ये, कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। मीटर में बदल दिया इसको, SI सिस्टम LAICJ सिस्टम से। 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास गिवन है। कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दिया है 0.5 टेस्ला, ये हमारे पास गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। गिवन है हमारे पास, दिया हुआ है। अब हम इन जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया है उसके बीच का जो एंगल है वो हम मान लेते हैं वो थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
थीटा जो है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर। तो कौन सा है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कौन सा है ये? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब आओ उसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे पास। इसका जो पहला पार्ट है नॉर्मल टू द फील्ड। अब हमें निकालना है नॉर्मल टू द फील्ड। क्या निकालना है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल में क्या होगा? व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड। जब नॉर्मल है इसका मतलब एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा जो है 0 है। जो एंगल हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर जो एरिया वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और जो हमारे पास एरिया वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब जो वह प्लेन जो कॉइल है वो नॉर्मल टू द फील्ड हमारे पास होगी। When the plane of the coil is normal to the field. When the plane of coil is normal to the field, एंगल थीटा, जो एंगल थीटा है हमारे पास, जो एंगल है, कौन सा एंगल हम मान के चलते? थीटा मान के चले थे, वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो फ्लक्स कितनी आ जाएगी उस केस में? जब हमने फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, देन फ्लक्स linked with the coil कितनी फ्लक्स आ जाएगी हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है? इसको हम फाइबर बोल देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, ये आपको बोलना नहीं है, बी ए कॉस थीटा। तो जब ये प्लेन के होगी, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड, तो एंगल थीटा क्या है हमारे पास? 0 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है? 0.5 टेस्ला गिवन है। एरिया हमने, एरिया भी गिवन है, कितना है? 4 × 10⁻⁻²। ये भी हमारे पास गिवन है। और एंगल थीटा किसके बराबर दिया है? 0 हो जाएगा cos 0। कितना आएगा? 0.5 × 4 × 10⁻⁻² into what is the value of cos 0? cos 0 किसके बराबर होता है? 1। बिकॉज जो हमारे पास cos 0 है, दिस इज 1। cos 0 1। तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स? मल्टीप्लाई आफ्टर कैलकुलेशन, जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आ गए 2 × 10⁻⁻² वेबर। -2 वेबर। वेबर क्या चीज है? वेबर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर।
तो ये था हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, उसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है जो पूछा गया है कि हमको फ्लक्स निकालना है लिंक्ड किसके साथ, नॉर्मल टू द फील्ड। और नॉर्मल टू द फील्ड होगा, इसका मतलब क्या है, एंगल थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है, पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड जो सेकंड पार्ट है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है पैरेलल टू द फील्ड। तो क्या होगा, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। When the plane of coil is plane of the coil is perpendicular to the field, perpendicular to the field, क्या होगा उस केस में, परपेंडिकुलर होगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा बिकम 90 डिग्री। फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स linked with the coil, flux linked with the coil, क्या फ्लक्स होगा, फार्मूला वही हमारे पास क्या है, इसको हम फाई 2 बोल दो, क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स बी ए कॉस 90 डिग्री। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90, कॉस 90 आपके पास होता है 0, तो प्लस फाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी ए मल्टीप्लाइड बाई 0, बिकॉज cos 90 डिग्री इज 0। तो कितना फ्लक्स हो गया, 0। जब परपेंडिकुलर होगा तो कितना फ्लक्स आएगा, 0। थर्ड केस, थर्ड केस क्या था, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द फील्ड। जब जो इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री फील्ड के साथ, when the plane of the coil then the plane when the plane of coil is inclined at 30 degree, with the field। थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से घटा देंगे हम 30 डिग्री, कितना बचा 60 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स
linked with the coil with the coil पाई 3 बोल देते हैं इसको। फॉर्मूला वही है, बी ए कॉस थीटा। रखो वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 0.5 गिवन है, दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। एरिया भी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻2 और cos 60 आपको पता ही है cos 60 कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? हाफ। cos 60 कितना होता है हाफ, ये हमारे पास होता है हाफ। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 10⁻⁻2 वेबर, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल इज कितना आएगा 10⁻⁻2 वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। सेकंड केस में कितना आया था 0, और फर्स्ट केस में हमारे पास कितना था 2 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हमने जो सबसे स्टार्टिंग में हमने किया वो एक्सपेरिमेंट थे, कंफ्यूज नहीं होना, दे आर द एक्सपेरिमेंट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, कैसे इंड्यूस्ड होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट से जो हमने स्टार्टिंग की थी वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट थे। अब हम डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction। Faraday's laws of electromagnetic induction। तो फैराडेज ने दो लॉज दिए थे, फैराडेज ने दो लॉ दिए हैं, एक फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ है। तो पहले हम लेते हैं इसका फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो क्या बोला है फैराडेज ने फर्स्ट लॉ में, whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, an EMF is induced in the conductor if the conductor forms a closed coil and induced current flows through it। बिल्कुल सिंपल है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिंपल, whenever there is a change in magnetic flux whenever there is a change
change in there is a change in magnetic flux there is a change in magnetic flux linked with the conductor linked with a conductor and EMF is induced. And EMF is induced in the conductor. क्या बोला है कि whenever there is a change in magnetic flux, जब magnetic flux में change होता है जो कंडक्टर के साथ लिंक्ड है, EMF is induced in the conductor, उस कंडक्टर में एक EMF जो आपका इंड्यूस्ड होगा. If the conductor, अगर आप कंडक्टर जो है वो क्या है, if the conductor forms a closed coil, अगर जो कंडक्टर जो क्लोज कॉइल है and induced current flows through it, and induced current flows through it. Flows through it. क्या बोला है, जब चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लिंक्ड है कंडक्टर के साथ एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा. कोई कंडक्टर ले लिया है, लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो गया कंडक्टर में. लेकिन अगर कंडक्टर जो है वो एक क्लोज्ड कॉइल है तो एक करंट इंड्यूस्ड होगा, देन करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो. एक और इसको और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. Whenever there is a relative motion between a coil of magnet and EMF is induced in coil. कोई बात है. Whenever there is a relative there is a relative motion there is a relative motion between a coil and a magnet, between a coil and a magnet, and EMF is induced in coil. coil में क्या होगा, एक EMF जो है वो इंड्यूस होगा, induced in coil. अगर ये क्लोज सर्किट है तब क्या होगा, इफ इट इज ए क्लोज सर्किट, if it is a closed circuit
थ्रू इट। तब हमारे पास एक करंट जो है वो कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू इट, फ्लो थ्रू इट। ये था हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम लेते हैं इसका सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। बहुत ही सिंपल है। Magnitude of the induced EMF is in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। Magnitude of the induced EMF induced EMF in a circuit is equal to the time is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी कैलकुलेशन है। ये जो फर्स्ट लॉ था फैराडेज में उसकी कैलकुलेशन की गई है। फर्स्ट लॉ में क्या हुआ था? ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, जो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो रहा है, जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वो किसके बराबर होगा? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux through the circuit। माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी। डी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है। अब यह जो माइनस साइन है इसका क्या मतलब है? नेगेटिव साइन क्या मतलब है? ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब है ईएमएफ इंड्यूस्ड डायरेक्शन अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। जो एमएफ इंड्यूस हो रहा है direction oppose the change in flux, direction oppose the
चेंज इन फ्लक्स। इसकी जो लेंस लॉ जो है, लेंस रूल जो है, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नेगेटिव साइन की, कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है डायरेक्शन अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। अगर कॉइल्स में n टर्न्स हैं, कॉइल if n number of turns in coil, number of turns in coil, मान लो ये कॉइल्स में n टर्न्स हैं, फिर क्या होगा? किसी कॉइल्स में n टर्न्स हैं तब क्या होगा? जैसे ये एक कॉइल है, लेकिन ये बहुत सारी टर्न्स आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स, देन व्हाट? गैल्वेनोमीटर है, तो क्या होगा उस केस में? हमारे पास माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, n से मल्टीप्लाई करें। तो ये है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हमने जो डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, जो फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर जो फैराडेज जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, दो लॉज दिए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये आज के टॉपिक में हमने, आज की जो हमारे पास ये लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किए। तो एक बार फिर से मैं इसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ ना कुछ इंडक्शन जो इंड्यूस्ड होता है, समथिंग, जो ये समथिंग है ना, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। कुछ इंड्यूस्ड हुआ, क्या इंड्यूस्ड हुआ? जो करंट इंड्यूस्ड हुआ। कब? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जो कॉम्बिनेशन किया उनको साथ साथ लाए, तो हमने एक्सपेरिमेंट में किया, जो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने किया। फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने